अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो वीडियो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन पर्ट को के नाम से है और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है आपका ये टॉपिक है। बहुत ही जो है अच्छा सवाल है ये, तभी मैं इसके ऊपर वीडियो जो है वो बना रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम में ये आपकी हेल्प करेगा। आपने जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन की जो है वो रिक्वायरमेंट को जो है वो पढ़ना है कि क्या बोलता है वो। हम जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे जंप करते हैं। Prepare the consolidated statement of profit or loss and the comprehensive income for the PERT group for the year ended 31st March 20x8. Okay. SPL बनानी है. Calculate the total assets that would be recognized in its statement of consolidated statement of financial position for the PERT group as at 31st March 20x8. Okay, दो requirement हैं. So let's start it कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं और हम अपना बेसिक डाटा जो है वो फिल करते हैं। सबसे पहला मेरे पास सवाल ये है कि हमारे पास डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट क्या है। तो 31 मार्च 20x8 जो है वो मेरे पास रिपोर्टिंग डेट है। ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन जो हमारे पास है वो है 1 अप्रैल 20x6। अजम्पशन ये कि आपने एक मरतबा ये क्वेश्चन पढ़ लिया। ओके। 80% इज़ योर ग्रुप शेयर। ओके। PERT इज़ योर PERT को इज़ योर पेरेंट and Sebastian Co is your subsidiary और NCI share obviously 20% बन जाएगा। Retained earnings of subsidiary at acquisition date आपको चाहिए इस सवाल में? No, we don't need that because we are not working on group retained earnings or we are not working on equity side of the consolidated statement of financial position. So हमें इसकी ज़रूरत जो है वो नहीं है। ओके ये कॉलम जो है वो हमारा फिल हो गया। उसके बाद जो है सबसे पहले जो है हम नीचे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहली एडजस्टमेंट जो है वो क्या है। सवाल में हमारे पास जो पहली एडजस्टमेंट है वो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो नॉर्मल वे में चलते हैं इसको। द कॉस्ट ऑफ PERT कोस इन्वेस्टमेंट सब्सिस्टेंस को हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल एसेट्स। ये जो टोटल एसेट्स आपके पास दिए हुए हैं PERT को के, वो कह रहा है PERT कोस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिस्टेंस, सब्सिडरी में जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो टोटल जो एसेट्स हैं उसमें वो शामिल नहीं है। तो उसमें अगर वो शामिल नहीं भी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि टोटल एसेट्स के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो हम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को रिप्लेस करते हैं गुडविल से। सो वी नीड द फिगर ऑफ गुडविल हेयर, हमें गुडविल की फिगर चाहिए होगी। एज पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ओके 8 million is due to be paid on 1 April 20x8। देखिए इसकी थोड़ी वर्किंग, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा डिटेल में वर्किंग कर रहा हूँ। पेमेंट मेड आफ्टर 2 years, कितनी पेमेंट आपने करनी है? 8 million आपने पेमेंट करनी है। 8 million है तो 8000 लिखा है मैंने, थाउजेंड्स में फिगर हम ले रहे हैं। ठीक है, जितने भी सवाल मैं करता हूँ उसमें मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपके पास जो है कितनी आपने अमाउंट पे करनी है? 8 million पे करनी है 1 अप्रैल 20x8 के ऊपर। ओके, यानी कि 2 साल बाद आपके पास जो है वो कहता है पर रिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 7.547 मिलियन इन इट्स इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पर्ड ने अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 7.547 की जो रिकॉर्ड की है डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन किस डेट के ऊपर? 31 मार्च 20x8 के ऊपर उसने ये रिकॉर्ड कर लिया, विच करेक्टली रिप्रेजेंट द लाइबिलिटी एट दैट डेट, जो कि लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करी उस डेट के ऊपर। अच्छा, नो अदर अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिलेशन टू दिस कंसिडरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20x8। 20x8 में आपने इसकी कोई एंट्री जो है वो परफॉर्म नहीं किया है। PERT को हैज़ ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 6%। ओके, सो बिल्कुल रिलैक्स रहे और जिस तरीके से आपको डेफर्ड कंसिडरेशन मैंने पास में सिखाई है बिल्कुल उसी तरह चलते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 6%। ठीक है, आपके पास इन्वेंट्री जो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, वो आपके पास होगी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट एंड डेफर्ड कंसिडरेशन जो है वो क्रेडिट। आप जो है वो ये एंट्री जो है वो परफॉर्म करेंगे। ओके, अब पहले तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? देखिए 8 मिलियन को आपने डिस्काउंट फैक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। डिस्काउंट फैक्टर जो है आपके पास जो है वो किस तरह से आएगा? इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1.06 1 प्लस आर, 1 plus r means 1 plus 6%, 6% is equal to 0.06, so 1.06 raised to power
-2। ओके, सो हमारे पास जो है डिस्काउंट फैक्टर आ गया 0.8900। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8000 को किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 8.8900 के साथ। 7120 हमारी पास इनिशियली जो मैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को रिकॉर्ड करूंगा ना, वो मैं 7120 पे रिकॉर्ड करूंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में बात समझ में आए। अब आपको पता है ये एंट्री हमने किस दिन रिकॉर्ड की, ये डेट ऑफ एक्विजिशन पे रिकॉर्ड की, जो कि आपके पास क्या बनती है, आपके पास 1 अप्रैल जो आपकी डेट है उसके ऊपर डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास यहाँ लिखी हुई है 1 अप्रैल 2006। इस दिन आपने ये एंट्री जो है वो रिकॉर्ड की है। ओके, सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड। अब आपने करना ये है कि आपने अनवाइंडिंग करनी है, तो फाइनेंस कॉस्ट को आप डेबिट करेंगे और डेफर्ड कंसिडरेशन आप क्रेडिट करेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, 7120 जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ रही है इसको आप 6% से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 7.20 मल्टीप्लाइड बाई 6%, 427 आपके पास आंसर आएगा। तो आपने जो पहले साल के एंड के ऊपर, पहले साल के एंड के ऊपर मतलब 31 मार्च 20x7 इस डेट के ऊपर जो है वो आपने क्या करना है, वो आपने इस ट्रांजैक्शन को आप जो है वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आपकी डेफर्ड कंसिडरेशन 7120 की इनिशियली रिकॉर्ड हुई है, ये देखिए, और 427 आपकी अनवाइंडिंग आ गई। तो आप जो है वो 31 मार्च 2007 के ऊपर इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, आप इसको रिकॉर्ड करेंगे 7547 पे, जो कि इसने वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। अब आप कहेंगे ये वैल्यू तो हमें बताई हुई थी, या आपने कैलकुलेट करके क्यों दिखाई है। देखिए मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, इसलिए मैं उसकी डिटेल्ड वर्किंग आपको बता रहा होता हूँ, वरना शॉर्ट भी कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर वो चीज़ें हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए। अब मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। उसने ये कहा नो अदर अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिलेशन टू दिस कंसिडरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इस साल हमने कोई एंट्री नहीं की, असल में हमने इस साल की एंट्री करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, डेफर्ड कंसिडरेशन मेरे पास 7547 है, मैं 7547 को 6% से मज़ीद मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास जो है वो इस साल की जो है वो जो अनवाइंडिंग है वो मेरे पास आ जाएगी, जो कि बनती है 453। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ऐड करना है 7547 में, इट शुड बी इक्वल टू 8000। देखें 7547 प्लस जो आपने अनबाइंडिंग की 453, 8000 बन गई। तो ये पूरी इसकी जो है वो डिटेल वर्किंग हो गई है, ये आपको एट ए ग्लैंस जो है नज़र आ रही होगी कि किस तरह से मैंने इसको परफॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट वन आपके पास है आसान सी एक एडजस्टमेंट है, वो कहता है ऑन एक्विजिशन ऑफ सेबेस्टियन को द गुडविल वाज करेक्टली कैलकुलेटेड 3.2 मिलियन। उसने आपको गुडविल जो है वो खुद से कैलकुलेट करके दी हुई है। ओके फाइन, टोटल एसेट्स की जो वर्किंग है ये पार्ट बी जो है इसमें हम इसको यूज़ कर लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इन द ईयर टू 31 मार्च 2008 गुडविल वाज डीम्ड टू हैव बीन इम्पेयर्ड बाय 400,000। ये आपकी 31 मार्च 2007 को जो है वो इम्पेयरमेंट हुई है। एक सेकेंड, ये देखिए, पहली बात आपको इम्पेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग एंट्री पता होनी चाहिए। इम्पेयरमेंट लॉस जब हम डेबिट करते हैं, ठीक है, और इम्पेयरमेंट लॉस को हम एलोकेट करेंगे, पेरेंट को भी शेयर चार्ज करेंगे इसका और एनसीआई को भी चार्ज करेंगे, और कंसोलिडेटेड गुडविल जो है उसको जो है वो हम क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 400,000 से जो है आपकी गुडविल जो है वो इम्पेयर हुई है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह कि ये 31 मार्च 2007 को हुई है, हम तो 31 मार्च 2008 की अकाउंटिंग कर रहे हैं। वो कहता है अ फर्दर इम्पेयरमेंट ऑफ 300,000 इज टू बी रिकग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। आपकी इम्पेयरमेंट मजीद हुई है 31 मार्च 2008 के ऊपर। अब यहाँ पर दो बातों का आपने ख्याल रखना है। पहली बात यह कि हम 20x8 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर जो इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है एज एन एक्सपेंस, वो हम 20x8 की चार्ज करेंगे प्रॉफिट और लॉस में, कंसोलिडेटेड में, क्योंकि जो 400,000 की इम्पेयरमेंट है वो 31 मार्च 2007 को पिछले साल की ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो चार्ज हो गई होगी, उसको इस साल चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट मेक दैट मिस्टेक। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप जो है इसकी एंट्री कर दीजिए। मैंने वैसे ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। 300 से आपके पास कंसोलिडेटेड गुडविल जो है क्रेडिट हो जाएगी। 300 का आप ले लें 80%, ये आप जो है वो पेरेंट को चार्ज कर देंगे, ठीक है, और जो इसका 20% है वो आप चार्ज कर देंगे, इज़ इक्वल टू 300
मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये आप चार्ज कर देंगे NCI को। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, अब आपके पास ये एडजस्टमेंट सबसे इसकी टेक्निकल एडजस्टमेंट है, इसको मैं एंड में करूँगा। पहले मैं आसान एडजस्टमेंट जो है वो कर लूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, इंटर कंपनी सेल ऑफ गुड्स की एडजस्टमेंट है, तो हमारे पास इंटर कंपनी सेल ऑफ गुड्स हमारे पास आ गई। हमारे पास पर्ट को मेड सेल्स ऑफ 9 मिलियन टू सेबेस्टियन को। ओके, पेरेंट जो है वो सेलर है, सब्सिडरी जो है वो बायर है। पेरेंट जो है वो प्रॉफिट बना रहा है क्योंकि सेलर है, सब्सिडरी जो है उसकी इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो रही होगी क्योंकि वो बायर है। ठीक हो गया। उसके बाद इंटर कंपनी सेल्स यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स मेड इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड इट इज़ 9 मिलियन, 9,000 आ जाएगा। अब हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, किस तरीके से इसकी कॉस्ट आएगी, मैंने सारी डिटेल वर्किंग की हुई है। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इज़ व्हाट 25% ऑफ कॉस्ट, मार्कअप ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑफ C, 25 डिवाइड बाई 100 0.25 C प्लस 0.25 C 1.25 C, तो इक्वेशन बन जाएगी C इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई 1.25। आपने जब S से रिप्लेस किया आपने 9 मिलियन को, तो आप जब इसको इज इक्वल टू 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.25 जो आप करेंगे तो आपके पास 7200 आंसर आ जाएगा जो कि कॉस्ट है। तो टोटल प्रॉफिट आपके पास जो है वो 9000 माइनस 7200 आ गया, 1800 आ गया। अब इन्वेंट्री अनसोल्ड आपके पास कितनी है, उसने बोला सेबेस्टियन को होल्ड्स 1/3 ऑफ दीज गुड्स एट 31 मार्च, तो 1/3 आपके पास जो है वो रेशो बन रही है। तो आपने इसकी एंट्री करनी है, 1800 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 1/3 से। सो 600 से आप ये एंट्री जो है वो परफॉर्म कर देंगे। रिटेन अर्निंग्स जो है वो पेरेंट की डेबिट हो जाएंगी और इन्वेंट्री जो है इसकी वो क्रेडिट हो जाएगी। ये वर्किंग भी मैंने आपको कंप्लीट कर दी है, ये आप देख सकते हैं। आपको इसमें किसी किस्म की जो है वो दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है रिवैल्यूएशन की वर्किंग आ रही है, बहुत आसान वर्किंग है, वो भी मैं आपको कर देता हूँ। एट 31 मार्च 2008 करंट ईयर की बात हो रही है। द पर्ट ग्रुप डिसाइडेड टू रिवैल्यू इट्स नॉन करंट एसेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रही है। पर्ट को एसेट्स वर डीम्ड टू हैव इंक्रीज बाय 4.1 मिलियन, पर्ट को के जो एसेट्स है 4.1 मिलियन से इंक्रीज हुए और सेबेस्टियन के 0.7 मिलियन से। सो नाइदर कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड द रिवैल्यूएशन इन इट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसी ने भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। सो रिवैल्यूएशन गेन आया है आपके पास, रिवैल्यूएशन गेन की एंट्री क्या होती है, एसेट डेबिट होता है और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होता है। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी P की डेबिट की है, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी S की डेबिट की है, क्योंकि दोनों एसेट्स, दोनों कंपनी के एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं। सो एक कंपनी के एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं 4100 से, ठीक है, 4.1 मिलियन से, और दूसरे के 0.7 मिलियन से, तो मैं यहाँ पर इसको 700 की फिगर इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर एंट्री करने में इसका कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर जो प्रॉब्लम आनी है या थोड़ी सी जो वर्किंग आपको परफॉर्म करनी है वो आपको SPL में जब आप इसके शेयर को एलोकेट करेंगे तब, और आपके पास जब टोटल एसेट्स की आप वैल्यू फाइंड करेंगे तब आपने इस वर्किंग को अपने माइंड रखना है। डबल एंट्री करने का फ़ायदा ये है कि आपको हर चीज़ का इफेक्ट याद रहेगा कि कौन सी चीज़ SPL में जाएगी और कौन सी चीज़ जो है वो SOFP में जाएगी। 6 नंबर वर्किंग, सेबेस्टियन को पेड अ डिविडेंड ऑफ 1 मिलियन। देखिए इंटर कंपनी डिविडेंड के बारे में बात हो रही है, तो इंटर कंपनी डिविडेंड के ऊपर जो है मैंने यहाँ कहीं पे वर्किंग की होगी, ये देखिए इंटर कंपनी डिविडेंड, टोटल डिविडेंड जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, वो आपके पास कितना है जी, टोटल डिविडेंड जो आपने पे किया है वो आपने पे किया है 1 मिलियन, और पेरेंट का शेयर कितना बनता है इसका 80%। सो ये आपके पास इंटर कंपनी जो है वो डिविडेंड जो है वो आ गए। ये मसला भी हल हो गया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग है जिसमें आप फंस सकते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने डिटेल में वर्किंग की है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। देखिए ऑन 1 अप्रैल 2006 डेट ऑफ एक्विजिशन की बात हो रही है। सेबेस्टियन कोस प्रॉपर्टी हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 11 मिलियन। सेबेस्टियन को जो सब्सिडरी है उसकी जो प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट थी वो 11 मिलियन थी, बट अ फेयर वैल्यू ऑफ 14 मिलियन, बट अ फेयर वैल्यू, देखिए फेयर वैल्यू जो थी वो उसकी 14 मिलियन थी। एट दिस डेट द प्रॉपर्टी हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। अब देखिए पहले तो यहाँ पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की बात है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं करनी हमने इसमें, लेकिन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है वो हुई होगी क्योंकि फेयर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द कैरिंग वैल्यू। 14,000 जो है वो आपके पास फेयर वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू आपके पास 11,000 है, तो आपके पास जो है वो गेन कितना आ गया, 3,000 का आपके पास जो है वो गेन आ गया।
तो आपने 3000 से अपनी प्रॉपर्टी को डेबिट करना है और 3000 से आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना है। अबव इवेंट इज रिकॉर्डेड एट द डेट ऑफ, ये आपका एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आपने रिकॉर्ड कर दिया होगा। हम इसमें एसओएफपी बना नहीं रहे, वरना इसका इम्पैक्ट जो है वो आपका एसओएफपी में हम दिखाते हैं। आपको पता है वर्किंग वन में जो नेट एसेट्स की वर्किंग में करता हूँ उसमें ही आता है। अब इसके ऊपर आपके पास एक्सेस डेप्रिसिएशन भी आएगी। अब ज़रा गौर से एक बात को आपने सुनना है। देखिए आपके पास जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, प्रॉपर्टी क्रेडिट हो जाएगी सब्सिडरी की। आपने डेप्रिसिएशन 20x7 की चार्ज नहीं करनी, क्योंकि 20x7 की डेप्रिसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। आपने 31 मार्च 20x7 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी पिछले साल, आप इस साल जो है वो 20x8 की जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो आप कैलकुलेट करें। अब आप यहाँ पर एक गलती कर सकते हैं, मैं आपको गलती करके दिखाता हूँ। आप ये कर सकते हैं, आप इज इक्वल टू करें 3000 लें, ठीक है ना, और आप इसको डिवाइड कर दें 15 साल से, ठीक है ना, तो 200 आपके पास आंसर आएगा 200। अब आप कहेंगे ये एंट्री 200 पे रिकॉर्ड कर दीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की है, लेकिन आपने आगे स्टेटमेंट पढ़ी, आगे इस एसेट के साथ हुआ क्या है। सो बी केयरफुल, ठीक है ना, जल्दबाजी में आपने फैसला जो है वो नहीं करना। वो कहता है सेबेस्टियन को सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 15 मिलियन ऑन 30 सितंबर। देखिए 30 सितंबर को ये एसेट सेल हो गया है, और अब यहां पर वो कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 सेबेस्टियन को हैज रिकॉर्डेड द हिस्टोरिक। इस लाइन को मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी मैं फिलहाल इसको इग्नोर कर रहा हूं। मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूं वो ये डेप्रिसिएशन इस चार्ज ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। मैं आपको इसकी पूरी थीम बता देता हूँ। सेबेस्टियन को के पास एक प्रॉपर्टी थी, उसकी फेयर वैल्यू 14 मिलियन थी, लेकिन उसकी कैरिंग वैल्यू 11 मिलियन थी, तो सारी बात है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई होगी। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आपने 3000 से कर दी, प्रॉपर्टी डेबिट होगी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्रेडिट हो गई। अब आपने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अगर आप इस लाइन को केयरफुली पूरा नहीं पढ़ेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को, आपने अगर ये नोट नहीं किया कि ये एसेट सेल हो गया और ये एसेट सेल हो रहा है 30 सितंबर को, ठीक है, और आपने अगर ये नोट नहीं किया कि डेप्रिसिएशन को प्रो रेटा यानी कि मंथली बेसिस पे चार्ज करना है, तो आप गलती कर सकते हैं। अब पहली बात ये कि मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आने निकालूंगा। चलें आप इस तरह कर लें कि आप इस 3000 को डिवाइड करते हैं 15 से, 200 आंसर आ गया। लेकिन 30 सितंबर को ये एसेट सेल हो रहा है। अब आपने काउंट करना है अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स की बात हो रही है। तो आपने इसको 6 मंथ्स डेप्रिशिएट करना। ये 200 पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। रिमेंबर दैट 31 मार्च 20x8 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, पिछले साल आपने पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी जो कि 31 मार्च 20x7 तक की है। अब आपने 6 महीने इस एसेट को मजीद यूज़ किया, फिर आप सेल कर रहे हो, तो अब आप 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6/12 से, ताकि ये 100 पे आ जाए। ये पहला पार्ट ख़त्म हुआ इसका। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो प्रो रेटा और दूसरा ये 31 मार्च 20x8। आगे चलते हैं। अब देखिए अगर फेयर वैल्यू एक एसेट की, अब ज़रा पहले रफली बात करते हैं, फिर जो उसने पैराग्राफ में लिखा है फिर उसके ऊपर बात करेंगे। फेयर वैल्यू जो है आपके पास कितनी है, आपके पास 14 मिलियन है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, जाहिर बात है 14 मिलियन के ऊपर आपके पास एसेट आ रहा है और इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उस दिन 15 ईयर्स थी। तो 15 ईयर्स के हिसाब से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास तो 14,000 डिवाइडेड बाई 15, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 933। लेकिन मेरे पास तो एसेट 1.5 ईयर्स तक मेरे पास रहा है, ये उसके बाद ये सेल हुआ है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए मेरे ख्याल से 1.5 के साथ। एक सेकेंड, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 के साथ, तो मेरे पास 1400 डेप्रिसिएशन आएगी। तो अगर एक एसेट जिसकी फेयर वैल्यू 14,000 है, जिसको मैंने 1.5 ईयर्स इस्तेमाल किया, यानी कि उसको 1400 डेप्रिशिएट किया, तो उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, 14,000 माइनस 1400, 12,600 उसकी कैरिंग वैल्यू आ गई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। आपने इसको सेल कितने किया है, 15 मिलियन का। सो 15,000 इज़ योर प्रोसीड्स। सिंपल IAS 16 की वर्किंग है ये, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। मुश्किल बात आगे आएगी जो टेक्निकल बात है। 15,000 माइनस 12,600, आपके पास 2,400 का गेन आया। तो ये मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू। अब ये वर्किंग में क्यों कर रहा हूँ, अब ये इसका सारा ताल्लुक इससे, इस एक सेंटेंस से, ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है,
इस सेंटेंस में उसने क्या बोला है, ज़रा इसका मतलब समझते हैं। सेबेस्टियन को हैज़ रिकॉर्डेड द हिस्टोरिक कॉस्ट डेप्रिसिएशन। एक तो उसने हिस्टोरिक कॉस्ट डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, यानी कि वो 11 मिलियन के हिसाब से उसने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है। तो पहली बात तो ये उसने मिस्टेक की, क्योंकि उसको फेयर वैल्यू के ऊपर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, उसको फेयर वैल्यू के ऊपर उसको डेप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन उसने हिस्टोरिक कॉस्ट के ऊपर उसको डेप्रिशिएट किया। और सेकेंडली, एंड द हिस्टोरिक कॉस्ट प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, देखें उसने एसेट को चूंकि हिस्टोरिक कॉस्ट के ऊपर डेप्रिशिएट किया, यानी कि मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी थी जिस दिन आपने कंपनी को एक्वायर किया गया है, उस दिन जो थी हिस्टोरिक कॉस्ट 11,000 थी, कैरिंग वैल्यू 11,000 थी, और इस पॉइंट के ऊपर आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी थी, 15 ईयर्स। तो आपने 11,000 को डिवाइड कर दिया 15 ईयर्स के साथ। ओके, डेप्रिसिएशन पर नाम आ गई 733। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1.5 से, क्योंकि आपने 1.5 ईयर्स तक इस एसेट को यूज़ किया, 1100 आ गई। तो आपके पास जो कैरिंग वैल्यू आई 11,000 माइनस 1100, 9900। देखिए उसने क्या कहा है, सेबेस्टियन को हैज़ रिकॉर्डेड द हिस्टोरिक कॉस्ट डेप्रिसिएशन। हिस्टोरिक कॉस्ट डेप्रिसिएशन क्या है, दैट इज 1100 ओवरऑल 1.5 ईयर्स की, जबकि 1.5 ईयर्स में इसको 1400 डेप्रिशिएट होना चाहिए था, क्योंकि हम इसको फेयर वैल्यू के ऊपर जो है हमने इसको मूव कर दिया। दूसरी लाइन का मतलब क्या है, एंड द हिस्टोरिक कॉस्ट प्रॉफिट। हिस्टोरिक कॉस्ट प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कैसे आएगा भाई, अगर एक एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट उसकी 11,000 है, वो डेप्रिशिएट कितना होगा इसके हिसाब से, इस 11,000 के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा ना 1100, तो कैरिंग वैल्यू आपके पास 9900 आएगी। अब आपने इस एसेट को जो है वो 15,000 का सेल कर दिया, तो अगर मैं इस एसेट के ऊपर गेन लॉस फाइंड करूं तो ये मेरे पास गेन लॉस तो 9900 के हिसाब से जो है वो 5100 आता है। तो वही आपको बताना चाह रहा है कि एक तो उसने डेप्रिसिएशन पुराने रेट के ऊपर चार्ज किए, पुरानी वैल्यू के ऊपर जो कि 11,000 आ रही थी, ये उसने पहली बात ये की है। और दूसरी बात उसने ये की है कि उसने जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है वो हिस्टोरिक कॉस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, यानी कि उसने 5100 के हिसाब से उसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। तो ये उसने गलती की है, उसको ये करना चाहिए था कि फेयर वैल्यू के ऊपर एसेट को लेके जाना चाहिए था, यानी कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती 3000 से, फिर उसके बाद एसेट 14,000 का आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फिर उसको आप डेप्रिशिएट करते 1.5 ईयर्स के हिसाब से 1400, उसकी कैरिंग वैल्यू आती 12,600, फिर उसको आप कंपेयर करते प्रोसीड्स के साथ तो 15,000 आंसर आता, और फिर आप जो है ना उसको जब आप प्रॉफिट उसका फाइंड करते तो आपके पास आंसर आता 2400। ओके, सो इस तरीके से जो है ये कैलकुलेशन होनी चाहिए थी, लेकिन आपने कैलकुलेशन कैसे की, आपने फेयर वैल्यू के ऊपर इसको नहीं लेके गए, आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट भी इसके ऊपर रखा, तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन भी कम होगी, फिर आपके पास जो है प्रॉफिट भी ज़ाहिर ही बात है ज़्यादा आएगा, क्योंकि कैरिंग वैल्यू 9900 आ रही है वैसे, और वैसे आनी कितनी चाहिए थी उसकी कैरिंग वैल्यू, वो 12,600 आनी चाहिए थी, तो इसलिए आपने ज़्यादा गेन रिकॉर्ड किया हुआ है। अब जो है हमारा क्वेश्चन जो है एक एट ए ग्लांस इस वर्किंग को आप देख लीजिए। अब जो है वो हम अपनी सारी वर्किंग्स हमारे पास जो है आई होप सो कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इसकी जो है वो स्टेटमेंट जो है वो बनाता हूँ, ठीक है जी। अब देखिए आपके पास जो है पहली चीज़ जो आपके पास है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू का फार्मूला क्या है, P+S माइनस इंटर कंपनी सेल्स। तो आपके पास जो है सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, 58,200 प्लस 34,300 माइनस इंटर कंपनी सेल्स जो कि 9,000 बनती हैं। ये रही। सो मेरे हिसाब से इसकी जो रेवेन्यू आ गया वो 83,500 आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास है इज इक्वल टू 34 माइनस ब्रैकेट ओपन 34,340, ठीक है, प्लस 20,400 और प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन गुड्स विच इज 600 आई थिंक सो जी, बिल्कुल ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया 55, और इंटर कंपनी सेल्स भी इसमें से लेस करनी है, एक सेकेंड, 46,340। अब आप यहाँ पर एक सवाल कर सकते हैं, मैंने डेप्रिसिएशन को यहाँ क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह है डेप्रिसिएशन के बारे में उसने आपको कमेंट किया है कि ये आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो है वो चार्ज की हुई है, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसको आपको चार्ज करना है, तो इसलिए इस सवाल में थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट है, वरना नॉर्मली हर क्वेश्चन में जो है वो हम डेप्रिसिएशन को जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करते हैं, ठीक है। सो
स्टेप बाय स्टेप जो है मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको सारी बात जो है वो समझ में आए। 37160 आपके पास इन्वेस्टमेंट इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैं बाद में देखता हूँ, पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट इनकम करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको समझाना पड़ेगा मुझे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 18040 प्लस 7130 आपके पास ये आ गया, और इसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 25170, ये आपके पास आंसर आया। ठीक हो गया। अब आगे मैंने क्या लिखा हुआ है इसमें, मैंने आगे इसमें लिखा हुआ है, सॉरी ये तो मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख दिया, सॉरी 3000 है, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनकम ब्रैकेट ओपन 3000 प्लस 0 माइनस इंटर कंपनी डिविडेंड। इंटर कंपनी डिविडेंड मेरे पास कितना है जी, इंटर कंपनी डिविडेंड मेरे पास जो है वो 800 का है। सो 2200 मेरे पास आ गया इन्वेस्टमेंट इनकम। मैं इसको येलो कलर करता हूँ ताकि मुझसे मिस्टेक ना हो। मैं वैसे इसको मैं पुट करूँगा, मैंने यहाँ पे इसकी वर्किंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, मैं आपको वर्किंग परफॉर्म करके दूंगा इसकी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना आ गया, इज इक्वल टू 37160, ठीक है, प्लस आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस 2200। अभी आंसर आ जाएगा, कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो फाइनेंस कॉस्ट आपके पास आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ओपन 3240 प्लस 1600 प्लस आपके पास अनवाइंडिंग जो आपकी इस साल की है, ओके, जो कि बनती है 453। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज 5293। ओके, सो इज इक्वल टू 39360 प्लस 5293। हमारे पास आंसर आ गया। आंसर के ऊपर वरी मत करें, जब तक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं आएंगे तब तक आंसर सही जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास जो है टैक्स एक्सपेंस है, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन माइनस ब्रैकेट ओपन 1560 प्लस 1480 ब्रैकेट क्लोज 3040 इज इक्वल टू 34067 प्लस 3040 31027। ओके, और रिवैल्यूएशन बहुत आसान है, आपके पास जो है वो P प्लस, मैंने नीचे लिखना था, मैंने पता नहीं यहाँ पे लिख दिया। ओके, इज इक्वल टू 4100 आपके पास जो है वो, ये आसान है, देखें प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका क्रेडिट हो रहा है 4100 से और 700 से। सो ये बहुत आसान है, 4800 जो है ना वो आपके पास जो है वो आंसर जो है वो आ रहा है। ठीक हो गया। सो ओके, अब हमने जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो काम करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होगा। हम जो है वो अब क्या करेंगे, हमने जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वर्किंग करनी है। मैंने यहाँ पर डिटेल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वर्किंग जो है वो कहीं पे साइड पे परफॉर्म की हुई है। देखिए जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपके पास क्या है। ठीक है जी, पेरेंट के आपके पास जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो हैं 18040। ठीक है, ओके, सब्सिडरी के आपके पास जो है वो आपके पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हैं 7130। ओके, ये हमारे पास आ गए। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है नेक्स्ट चीज़ क्या है जी, इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस हमने इस साल का चार्ज करना है। इस साल का इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास कितना था, इम्पेयरमेंट लॉस इस साल का हमारे पास है 300। ये देखिए 300 हमारे पास आ गया। एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, इस साल की डेप्रिसिएशन, इस साल की, पिछले साल की नहीं, हाफ ईयर की, 6 मंथ्स की अगर आपको याद हो। ठीक है, इज इक्वल टू 100। उसके बाद गेन बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, देखें हमने गेन, देखें ये एक्सपेंसेस है सारे, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। गेन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, नहीं पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक्सपेंसेस को पॉजिटिव में ले रहा हूँ, तो गेन नेगेटिव में आएगा। हमारे पास गेन एक्चुअली रिकॉर्ड कितना होना था, प्रॉफिट बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू 2400 का, लेकिन हमने जो गेन है वो किस बेस के ऊपर रिकॉर्ड किया था, हमने तो वो वाला गेन रिकॉर्ड किया जो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होता, जो कि आपके पास कितना है 5100।
तो हमने 5100 का गेन रिकॉर्ड किया हुआ है, हमें 5100 का गेन रिकॉर्ड नहीं करना था, हमें 2400 का गेन रिकॉर्ड करना था। तो मैं 5100 का जो गेन है वो रिवर्स करूंगा। तो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखें याद रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, गेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ऐड होता है, और यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंसेस को मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव फिगर्स में। तो आपने पास में क्या किया होगा, इस तरह समझ दें, आपने पास में 5100 को जो है वो माइनस किया होगा ऑब्वियसली, लेकिन अब आपने इसका इफेक्ट कैंसिल करना है, तो आप जो है वो इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इसको पॉजिटिव लिख दें, ठीक है। और जो आपने इस साल जो जो असली गेन बनता है आपका, जो कि फेयर वैल्यू के ऊपर बेस करता है 2400, उसको आप जो है माइनस की फिगर दे दें, ताकि आपके एक्सपेंसेस जो है वो रिड्यूस हो जाए। 28270 जो है वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो बन गए। अब आप इसको यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए, आपके पास जो है वो आ गई ये फिगर इज इक्वल टू माइनस 28270, ठीक है जी। और आपके पास अब जो है वो आंसर आ गया, देखिए सारे आंसर ठीक हो गए। आपके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 2757, और आपके पास जो टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम है 7557 आ गई। अब आपने प्रॉफिट को एलोकेट करना है पेरेंट और एनसीआई में, उसकी वर्किंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एनसीआई की वर्किंग करेंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और सब्सिडरी आपके पास क्या है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, 3690 एज इट इज़ आपके पास आ जाएंगे। इंडिविजुअल स्टेट, देखो गो टू इंडिविजुअल एसपीएल और सब्सिडरी, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से आपके पास ये फिगर आ जाएगी। आपने गेन जो है, जो असली गेन था, जो आपके पास असल गेन आ रहा है, आई थिंक सो कि अभी हमें अभी जो है ओके, हमारे पास जो असली गेन है वो तो 20, हमारे पास क्या था वो 2400 था हमारे पास। सो यहाँ से मैं गया, ये देखिए मेरे पास जो गेन है वो 2400 है, वो मैंने इसमें ऐड करना है, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक हो गया। और जो गेन मैंने रिकॉर्ड किया था हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर, वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा था, वो मैं माइनस कर दूंगा, जो कि 5100 मेरे ख्याल से जो है वो बनता है, ये लेस कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास जो है डेप्रिसिएशन जो मैंने की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ऊपर, यहीं से उठा देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से ही। डेप्रिसिएशन एक्सेस डेप्रिसिएशन 100 की आएगी हमारे पास, ठीक है। और इसमें माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट को जो है वो क्या करती है, वो रिड्यूस करती है, ठीक हो गया। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपके पास 600 है, हम यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं, हम यहाँ से उठा देते हैं इसको। ये देखिए रिटेन अर्निंग्स इन्वेंट्री जो है इसकी क्रेडिट हो रही है, ये 600, इसको भी हमने जो है वो रेड कलर कर दिया। लेकिन मसला है यहाँ पर एक छोटा सा, ये तो S2P है, हमने तो जो सवाल में पढ़ा था वो तो P2S था, तो ये यहाँ पर आएगा, नो ये यहाँ पर नहीं आएगा, NA कर दें इसको, NA, ये नॉट एप्लीकेबल कर दें। ये गलती आपसे हो सकती है, ठीक है, मैंने इसलिए आपको जानबूझ के करके दिखाया है कि इस तरीके से गलती हो सकती है। इम्पेयरमेंट हमारे पास जो है वो कितनी आ जाएगी, 300 थी हमारे पास, तो ये हमारे पास 300 आ गई। अब हमारे पास जो है इज़ इक्वल टू, अगर मैं इस NA को हटा दूँ ना तो मुझे फार्मूला लगाने में ज़रा आसानी हो जाएगी, इसको मैं बाद में इसको ये दीजिए नील कर देता हूँ मैं इसको। सो इसको सबको ऐड करें और हमारा आंसर है 590। NCI की परसेंटेज है 20%, और हमारे पास इज़ इक्वल टू 590 इंटू 20%, ये हमारे पास 118 जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। अब यही एज इट इज़ मैं कॉपी करूँगा, देखें इसमें कोई मुश्किल बात जो है वो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपने यही सब चीज़ें एज इट इज़ पुट करनी है। गेन ऑन सेल आपके पास जो था 2400 था, गेन ऑन सेल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट आपके पास 5100 था, आपके पास डेप्रिसिएशन जो फेयर एडजस्टमेंट थी वो 100 थी, आपके पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो 0 था, आपके पास इम्पेयरमेंट जो थी वो 300 थी। अब आपने गेन ऐड करना है, गेन कैसे आएगा, सिंपल, ये देखिए 4800 का आपके पास जो है वो गेन है, ठीक हो गया। सो अब आप क्या करेंगे, आपने जो है वो 4800 का जो है वो गेन जो है वो रिकॉर्ड किया, लेकिन 4800 गेन तो आपके पास जो है वो ओवरऑल था, इसमें से आप लेस कर दीजिए वो गेन, या आप ऐसा करें, छोड़ें इसको, आप इस तरह मत लिखिए इसको, आप इसको ऐसे लिख दें, यहाँ से उठा दें जो सिर्फ सब्सिडी गेन है। मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें,
ठीक है। ये आपका रिवोल्यूशन रिजर्व एस का जो क्रेडिट है ये 700 यहाँ से ले लें आप, इस तरह कर लें आप। प्रॉफिट एज इट इज़ जो है वो 3690 आ जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि आपने यहाँ पर लिखा है गेन ऑन रिवोल्यूशन तो आपने इज इक्वल टू करके 4800 कर दिया, ये मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि इसमें पेरेंट का भी गेन शामिल है और इसमें सब्सिडी का गेन भी शामिल है। सो बी केयरफुल। ओके, सो आपके पास जो है वो आंसर आ गया 1290 का 20% लिया 258 आंसर आ गया। बैलेंसिंग फिगर को आपने यहाँ पुट किया 258, तो आपके पास जो है वो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो आपके पास आ रही थी वो आ रही थी 7557। ये देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 7557। तो आपके पास जो है वो पेरेंट का शेयर कितना आ गया 7557 माइनस 258, आपके पास 7299 पेरेंट का शेयर आ गया। और आपके पास ग्रुप प्रॉफिट क्या था इज इक्वल टू 2757। एनसीआई का शेयर कितना आ गया इसमें से 118, और आपके पास जो है वो 2757 माइनस 118 जो है वो आपके पास 2639 जो है आपके पास वो आंसर आ गया। अब आपके पास लास्ट वर्किंग है। ठीक है, आप एक सेकंड के लिए इसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप इस वर्किंग को भी कुछ सेकंड्स के लिए देख लीजिए। ठीक है, ये आपके पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की वर्किंग हो गई। अब टोटल एसेट्स की वर्किंग करते हैं जो हमारा पार्ट बी है। पेरेंट के हमारे पास एसेट्स कितने हैं 297 एज इट इज़ कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, 297310 और ये है 110540। सबसे पहली चीज़ गुडविल। देखिए गुडविल एसेट है ग्रुप का, तो गुडविल कितनी थी 3.2 मिलियन की, 3200 आ गई क्वेश्चन से। इम्पेयरमेंट लास्ट ईयर की, क्योंकि देखिए जब हम एसेट्स की बात करेंगे तो टोटल इम्पेयरमेंट हम लेंगे, सिर्फ इस साल की इम्पेयरमेंट की बात नहीं करेंगे। तो पिछले साल की इम्पेयरमेंट थी 4 लाख या 400,000, 400 लिखते हैं आप यहाँ पर इसको। ठीक है, और इस साल की जो इम्पेयरमेंट ये आपने माइनस में लिखना है, मेक श्योर कि ये माइनस में फिगर आप लिखें। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास है इस साल की जो इम्पेयरमेंट है वो 300 है। ठीक है, इंट्रा ग्रुप बैलेंस क्या बात करता है वो, ये जो आपके पास पर्ड ने 9 मिलियन की सेल्स की थी सेबेस्टियन को, उसने यहाँ पर बोला है पर्ड को मेड सेल्स ऑफ 9 मिलियन टू सेबेस्टियन को ड्यूरिंग द इंटर कंपनी सेल्स, सेबेस्टियन को हैड ओनली पेड फॉर 2 मिलियन। इसका मतलब है 7 मिलियन अभी तक पे जो है वो नहीं किया। तो ये आपका इंट्रा ग्रुप बैलेंस हो जाएगा 7000 का। ये आपके जो है वो एसेट्स को रिड्यूस करेगा क्योंकि विद इन द कंपनी एग्जिस्ट करता है 7 मिलियन या 7000, तो आप 7000 के साथ माइनस की फिगर लगा देंगे। ठीक है, और आप जो है अपने इंटर कंपनी रिसीवेबल्स और पेएबल्स की वर्किंग आपको पता है क्या होती है, तो ये इंटर कंपनी आइटम है, ये आपके रिसीवेबल्स को रिड्यूस करेगा, इसलिए मैंने 7000 को लेस किया है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यस इन्वेंट्री आपकी जो है वो रिड्यूस होगी सब्सिडरी की। ठीक है, कितना था हमारे पास इज इक्वल टू -600 हमारे पास जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट था, तो उससे हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो आपकी कम होगी। रिवैल्यूएशन गेन जो है वो आपका पेरेंट का जो है वो 4100 था, हमें सवाल में गिवन है, और सब्सिडरी का 700 है। देखिए टेक्निकली जो है, एक मिनट, 4100 एंड 700 407550, तो ये आपके पास जो है वो टोटल एसेट्स जो है वो आ गए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, और ये आसान है लेकिन घुमा फिरा के चीज़ों को बयान किया गया है। आई होप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप कमेंट जो है उसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं। बाकी आई होप सो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।